हेलो बच्चों, आज के सेशन के अंदर हम लोग स्टोरी पढ़ने वाले हैं द इंटरव्यू। इसको मैं आपको दो पार्ट्स में पढ़ाऊंगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पार्ट 1 आपको आज करवाऊंगी, पार्ट 2 आपको कल करवाऊंगी। मतलब ये है कि मैं आपको आज पार्ट 1 और पार्ट 2 का कुछ हिस्सा पढ़ाऊंगी एंड देन कल आप लोग पार्ट 2 भी कर लेंगे। ठीक है, आराम आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, एंड यस लेट्स स्टडी चैप्टर। बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे हम इसकी, मैं आपको याद भी करवा दूंगी। ठीक है, ओके। सिंस इट्स इन्वेंशन अ लिटिल ओवर 130 years ago, मतलब इसकी इन्वेंशन को कितना टाइम हुआ है? 130 साल हुए हैं इसकी इन्वेंशन को। किसकी इन्वेंशन को? इंटरव्यू की इन्वेंशन को। ध्यान से बेटा इसको ना अपनी जो आपके पास में एनसीईआरटी है ना उसमें देखना। अभी नोट्स मत बनाना, ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है ना, तो नोट्स बनाओगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम जो है नोट्स बनाने में निकल जाएगा। ठीक है, फिर आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो नोट्स मत बनाना, सुनो, आराम से सुनो, अच्छे से सुनो, सारी चीजें धीरे धीरे याद हो जाएंगी। धीरे धीरे मतलब सेशन के एंड तक। ठीक है, एक सेकेंड दीजिए मुझे बस, वेट यार, एक सेकेंड। चलिए, द इंटरव्यू। सबसे पहली चीज वो आपको इस चैप्टर में क्या बोलना चाह रही है? वो ये बोलना चाह रहे हैं कि इंटरव्यू की इन्वेंशन को कितने साल हुए हैं बच्चा? 130 साल। Since its invention a little over 130 years ago, मतलब इसकी इन्वेंशन को 130 years हो चुके हैं। ओके जी। इंटरव्यू हैज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। ठीक है, मतलब इट इज अ कॉमन प्लेस ऑफ, लिखो साथ साथ याद हो जाएगा, कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। मतलब जर्नलिज्म के अंदर ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, बहुत आम सी चीज हो चुकी है। कॉमन इन, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कॉमन इन जर्नलिज्म। तो इंटरव्यू जो है वो जर्नलिज्म के अंदर काफी ज्यादा कॉमन हो चुका है। ठीक है, एंड वो ये बोलते हैं कि आज के टाइम पर जितने भी लिटरेट लोग हैं दे वुड हैव टुडे और टुमारो, मतलब टुमारो तो नहीं, मतलब उन्होंने जितने भी लिटरेट लोग हैं उन्होंने कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में इंटरव्यू को रीड जरूर किया होगा एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ। ठीक है, अब देखो, आपने अगर नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लेंगे, कोई चक्कर नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, over the period of time, several thousands celebrities have been interviewed over the years. तो इतने सालों के अंदर several thousand of celebrities they have been interviewed। ठीक है, ओके जी। So it is hardly surprising that opinions of interview of its functions, methods and merits। तो क्या बोल रहे हैं कि इतने सारे लोगों का इंटरव्यू हुआ है या इतने सारे लोगों ने इंटरव्यू लिया है, या मतलब thousands of celebrities have been interviewed and some celebrities have been interviewed for several times in the past so many years, right? तो ये इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है कि सबके व्यूज पॉइंट जो है इंटरव्यू को लेकर अलग अलग है। ये तो ऑब्वियस सी चीज है ना, जब एक ही चीज बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो सबका व्यू पॉइंट भी तो अलग ही होगा ना। So it is hardly surprising that कि क्या hardly surprising that क्या opinions on what? Functions, opinion on functions, methods and merit of the interview, it vary considerably, है ना। तो इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है अगर लोगों की इंटरव्यू के फंक्शंस पर, मेथड्स पर, उनकी क्या फंक्शंस हैं, क्या फायदा है, क्या तरीका है ना, मेरिट्स पर अगर लोगों के ओपिनियंस अलग अलग हैं, कार्य कर रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसा हैरान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ
इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोर्स ऑफ ट्रुथ। मतलब इंटरव्यू एक ऐसा तरीका है जिससे सच उगलवाया जा सकता है, क्योंकि अगर आप एकदम से किसी से जवाब पूछेंगे किसी चीज का तो उसको सच ही बोलना पड़ेगा, बिकॉज उसके पास में कहानी बनाने का टाइम नहीं है। ठीक है, एंड इट इज एन आर्ट प्रैक्टिस। क्या है ये? इट इज एन आर्ट प्रैक्टिस। ठीक है, बट यू नो सेवरल सेलिब्रिटीज हु कंसिडर देमसेल्फ एज द विक्टिम्स ऑफ द इंटरव्यू। मतलब बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो हैं वो अपने आप को, वो इंटरव्यू को अच्छा नहीं मानते हैं, खुद को इंटरव्यू का शिकार मानते हैं और क्या बोलते हैं कि इंटरव्यू इज एन अनवारंटेड मतलब बेफजूल की इंट्रूशन उनकी लाइफ के अंदर घुसना है, क्योंकि वो उनकी पर्सनल चीजों पे भी क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ठीक है, एंड उन्हें ऐसा लगता है कि इंटरव्यू की वजह से दे गेट डिमिनिशेस देम का मतलब क्या होता है? समहाउ डिमिनिशेस देम का क्या मतलब है? कहीं ना कहीं उनकी इज्जत जो है सोसाइटी में कम हो जाती है, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो हम बाहर नहीं बताना चाहते हैं बट उनको बताना पड़ जाता है, बिकॉज इंस्टेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, जवाब देना पड़ेगा, कहानी बनाने का समय नहीं है, सच बोलना पड़ेगा। बट कई बार सच नहीं बोलना होता अपनी इमेज को बचाने के लिए, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू प्रोफेशनल, दैट इज रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ, एंड प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ का आपस में कोई लेना देना एक्चुअल में नहीं होना चाहिए। पर इंटरव्यू में सवाल पूछे के भी नहीं बोल सकते आई डोंट आई कांट आंसर, तो लोग समझेंगे कि दाल में कुछ काला है, तो फिर से उनकी इमेज डिमिनिश हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, तो सच निकल जाता है, इस वजह से उनकी इमेज जो है थोड़ी सी खराब हो जाती है। ठीक है, अब ऐसे ऐसे ना बहुत से लोगों के व्यू पॉइंट्स हैं इंटरव्यू के ऊपर। ठीक है, उन सब व्यू पॉइंट्स को अपने को पढ़ना है। वीएस नेपुल जी क्या बोलते हैं? वीएस नेपुल जी का क्या ख्याल है इंटरव्यू के ऊपर? ठीक है, तो वो बोलते हैं सम पीपल आर wounded by the interviews. Some people are wounded by the interviews and lose a part of themselves. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बच्चा ये है कि वीएस नेपुल जी बोलते हैं कि कभी कभी इंटरव्यू में उनके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाती है जिनका उन्हें पूरी जिंदगी भर के लिए पछतावा रहता है, रिग्रेट रहता है, मीन्स उनको एक गहरी चोट पहुंच जाती है अपने इंटरव्यू में गलत लाइन बोल देने की वजह से। मतलब ऐसा, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, हमसे कोई सवाल पूछता है, हम कुछ नहीं भी बोलना चाहते हैं, हम बोल देते हैं, अब वो सच हो ना हो, आपके सच में ओपिनियंस ऐसे हो ना हो, बट आपके मुंह से निकल गया, वो हो सकता है आपके वो रियल लाइफ में ओपिनियंस ना हो, बट एट दैट पॉइंट आपको कुछ और नहीं सूझा हो, आपने बोल दिया, उस वजह से आपको ऑडियंस ने बहुत ज्यादा परेशान किया होगा, है ना, उनके व्यू पॉइंट्स बदल गए, तो इस वजह से उनको बहुत दुख पहुंचता है, उसकी वजह से उनका करियर अफेक्ट होता है। ठीक है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ अफेक्ट होती है, ऐसा वीएस नेपुल जी मानते हैं। एंड दे लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ, मतलब वो कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि वो अपने आप को ही खो बैठते हैं। ठीक है, वो चीज उन्होंने हमें यहाँ पर बताने की कोशिश करी है वीएस नेपुल जी ने, मीन्स ये नेगेटिव लेते हैं इंटरव्यू को। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास है लुइस कैरोल। लुइस कैरोल, डू यू नो दिस पर्सन? आपने पढ़ा होगा बेटा एलिस इन वंडरलैंड, आईसीएसई के सिलेबस में तो है एलिस इन वंडरलैंड, पता नहीं आप सीबीएसई में है या नहीं है, आईसीएसई में तो है, 10th तक आई थिंक 6th 7th में होता है, बिकॉज आई एम फ्रॉम आईसीएसई दैट्स व्हाई आई नो कि हमने पढ़ा था एलिस इन वंडरलैंड। उसके बाद से तो लाइक आई एम स्टडिंग सीबीएसई ओनली, तो आई नो व्हाट सीबीएसई का 11th 12th, बट आईसीएसई आई नो टिल 10th। ओके, सो उनको तो पता होगा कि अरे हमारे पास में है लुइस कैरोल जी की, हमारे पास में क्या है, लुइस कैरोल जी हमारे एलिस इन वंडरलैंड के ऑथर हैं। ठीक है, इनका इंटरव्यू पे क्या बोलना चाहते हैं ये? He is said to have just the horror of the interview. मतलब ऐसा लोग बोलते हैं कि इनको ना बस इंटरव्यूअर से बहुत डर लगता है। He has just the horror of the interview and
ही स्टेज अवे, ठीक है। इंटरव्यू से वो क्यों डरते हैं? बिकॉज वो जितना मीडिया में हाईलाइट होंगे उतना ज्यादा लोग उनके पास में इर्द गिर्द घेरेंगे। जैसे कुछ होते हैं ना, लाइमलाइट में होते हैं कुछ लोग, है ना, कि वो अपने पर्सनल इश्यूज को भी बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं मीडिया के अंदर। मीडिया वाले तो चटकारे ले रहे हैं, उनको क्या, उनके तो बढ़िया व्यूज आ रहे हैं। बट देखो, आपको अपनी पर्सनल लाइफ जो है नहीं बोलनी चाहिए बाहर जाके। आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स जो है घर में रखनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप अपने किसी क्लोज रिलेटिव या क्लोज फ्रेंड को बता सकते हैं। पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज लोगों को आपकी प्रॉब्लम से 1% भी फर्क नहीं पड़ता है जब तक कोई क्लोज पर्सन नहीं है। अगर आपसे कोई इंसान है, आप किसी को भी जाकर बताओगे उसे फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आप दुनिया वालों को बता रहे हो, दुनिया वाले तो सिर्फ चटकारे ही ले रहे हैं आपकी स्टोरीज के, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उनको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो लुइस कैरोल जी चाहते हैं, मैं नहीं चाहता मैं अपनी बातें इंटरव्यू में बताऊं, एंड इससे होता कि मैं लाइमलाइट में आ जाऊंगा एंड लोग मेरे इर्द गिर्द घूमना स्टार्ट हो जाएंगे, जो मुझे बड़ा डर लगता है पब्लिसिटी से। सो ही वाज बेसिकली ट्राई कर रहे थे कि मेरे को बेमतलब की मेरे को पब्लिसिटी नहीं चाहिए थी। तो आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, ही वाज हैविंग द हॉरर ऑफ बीइंग लायोनाइज्ड। अब ये लायोनाइज्ड कौन है, क्या है, व्हाट इज दिस लायोनाइज्ड? horror of being lionized, what is this? What is this horror of being lionized? तो वो क्यों horror of being lionized का मतलब है, lionized means publicity मिलना, उनके इर्द गिर्द लोग देखना। तो he was having the horror of being lionized, ठीक है। and that was the reason that he would repel from his acquaintances। वो अपने जान पहचान वाले लोगों से भी दूरी ही मेंटेन करते थे, ठीक है। ज्यादा लोगों से बातचीत करना वो पसंद नहीं करते थे। जो भी उनके फैंस थे उनसे वो दूर ही रहते थे। इंटरव्यूअर्स से, फैंस जो थे उनके, इंटरव्यूअर्स से भी वो दूर रहते थे एंड उनसे भी दूर रहते थे कॉन्स्टेंट पिटिशनर्स फॉर ऑटोग्राफ। जो ऑटोग्राफ के लिए पिटिशन डालते थे कि भाई हमें ऑटोग्राफ दे दो, उनसे भी वो दूर ही रहते थे, ठीक है। and then he would then what he would do, फिर लोगों को सेटिस्फाई कैसे करते थे वो? कैसे करते थे वो सेटिस्फाई? अगर उनसे ऑटोग्राफ नहीं देते कैसे करते थे? relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. He would make all those people silent with much amusement, मतलब बहुत ही मजे से वो उनको साइलेंट करते थे। एंड इस तरह से साइलेंट करने में उन्हें बहुत ज्यादा खुशी भी मिलती थी, है ना, अम्यूजमेंट, मजे भी आते थे उनको, एंड उसके साथ साथ में उनको बच्चा सेटिस्फेक्शन भी मिलती थी, ठीक है। तो किस तरह से? थ्रू स्टोरीज जो वो लिखते थे, लोग उनकी स्टोरीज पढ़कर बहुत खुश हो जाते थे, मन खुश हो जाता था उनका, ठीक है। अभी तक हमने किसके किसके व्यू पॉइंट पढ़े? वीज नैपुलची के एंड लुइस कैरोल जी के। रुडयार्ड किपलिंग जी के तो व्यूज और भी खराब थे, लाइक ही वाज हैविंग इवन मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर। उनके तो इंटरव्यूअर्स के प्रति, रुडयार्ड किपलिंग जी के इंटरव्यूअर्स के प्रति दे वर हैविंग इवन मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड, और भी खराब एटीट्यूड था उनका। तो हमें उनके बारे में कैसे पता चला कि उनका ऐसा एटीट्यूड है? बेसिकली उनकी वाइफ जो है, रुडयार्ड किपलिंग जी की वाइफ जो है कैरोलीन, वो डायरी राइटिंग करती थी। तो हमने उसकी डायरी देखी थी, हमने देखा गया 14 अक्टूबर 1892 की उनकी जो डायरी थी, उस डेट की डायरी जो थी उन्होंने देखी। डायरी में वो डेट के पेज उन्होंने जब पढ़े तो उन्हें पता चला कि कैरोलीन जी ने क्या लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारा एक दिन जो था, मतलब बेसिकली 14 अक्टूबर 1892 जो था, बिकॉज उसी दिन की डायरी हम उसी दिन लिखते हैं ना, तो वो जो था इट वाज रेक्ड बाय द 2 इंटरव्यूअर्स फ्रॉम बॉस्टन। सो बॉस्टन से 2 इंटरव्यूअर्स हमारे आगे पीछे घूम रहे थे, जिसकी वजह से हमारा वो दिन खराब हो गया था।
एंड फिर रुडयार्ड किपलिंग जी मीन्स कैरोलिन जी के हस्बैंड ने उन्हें बुला के बोला, क्या तुम्हें पता है मैं इंटरव्यू क्यों नहीं देता हूँ, पता है क्या तुम्हें? और उन्हें फिर बताते मैं क्यों नहीं देता हूँ। वो कहते हैं इट इज इमोरल, इट इज इमोरल, इट इज कॉवर्डली एंड वाइल्ड, मीन्स ये बड़ी बेकार चीज है। इट इज कॉवर्डली एंड वाइल्ड, इट इज इमोरल, इट इज इमोरल, इट इज कॉवर्डली एंड वाइल्ड। और साथ में वो बोलते हैं it deserves as much as punishment, deserve as much as punishment as an assault towards the person does। मतलब जैसी पनिशमेंट एक फिजिकल अटैक के लिए होती है वैसी पनिशमेंट इंटरव्यू के लिए भी होनी चाहिए, इतना बुरा वो समझते हैं इंटरव्यू को। एंड उसके साथ में ये भी बोलते हैं नो रिस्पेक्टेबल पर्सन वुड एवर गिव और टेक द इंटरव्यू। कोई भी अगर रिस्पेक्टेबल पर्सन है, कोई भी रिस्पेक्टेबल पर्सन है, वो ना तो कभी इंटरव्यू देगा ना कभी लेगा। बट आयरॉनिकली किपलिंग जी ने खुद कुछ सालों के बाद में इंटरव्यू लिया था मार्क ट्वेन का। तो ही हैज बेसिकली, उन्होंने जो वो जिस चीज को वो असॉल्ट बोल रहे थे वो उन्होंने असॉल्ट परपेट्रेटेड मींस किया है ना, मार्क ट्वेन जी पे उन्होंने खुद किया। तो ये आयरॉनिकल है, जो इंटरव्यू को बुरा मानते थे ये मानते थे कि रिस्पेक्टेबल पर्सन नहीं कहता है, तो वो उन्होंने खुद ही जो है इंटरव्यू लिया था। किसका? मार्क ट्वेन जी का। एच.जी. वेल्स, ये 1892 की बात है, 14 अक्टूबर की। फिर जो एच.जी. वेल्स जो थे उनका वो भी दे रेफर टू इट एज द इंटरव्यूइंग ऑर्डर, बट ही आल्सो टुक द इंटरव्यू 40 years later of the Joseph Stalin and Saul Bellow, who had consented to be interviewed for several times, जिन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, वो भी ऐसा बोलते थे that interview is like a thumbprint on windpipe। जैसे कि उनकी विंडपाइप को किसी ने दबा दिया और उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, जब मतलब उनको सफोकेशन फील होती थी जब उनका इंटरव्यू चल रहा होता था। बट फिर भी उन्होंने काफी सारे इंटरव्यू जो थे वो दिए थे, ठीक है। बट कहते हैं चलो जो भी है, जो भी इनके व्यू पॉइंट्स में है, बट अगर हम थोड़ा सा ध्यान से सोचे तो आर मोस्ट विविड इंप्रेशंस ऑफ आवर कंटेम्पररीज आर थ्रू इंटरव्यू ओनली। मतलब हमारे जो हीरो हैं, ये हमारे जो दुनिया के बड़े बड़े इंसान हैं, ऑथर्स हैं, मतलब राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, उन सब के बारे में हमें इंटरव्यू के थ्रू ही पता चलता है। तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अलॉन्ग विद दैट ही ऐसा कौन बोलते हैं? डेनिस ब्रायन जी बोलते हैं। एंड एवरीथिंग ऑफ द मोमेंट रीचेस अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द अदर, सो द इंटरव्यूअर होल्ड्स द पोजीशन ऑफ द पावर एंड इन्फ्लुएंस। तो इंटरव्यूअर के पास में पावर होती है एंड इन्फ्लुएंस भी वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गई इंटरव्यू वाली स्टोरी। सबसे पहले हमने किसके बारे में बात किया स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमने व्यू देखी वीर स्नैपल जी ने, जिन्होंने वुंडेड वगैरह बोला था। फिर हमने देखा लुइस कैरोल जी के व्यूज हमने वहां पर देखे। एंड लुइस कैरोल जी क्या मानते हैं? जस्ट अ हॉरर ऑफ द इंटरव्यू। एंड फिर हमने व्यू पॉइंट देखे रुडयार्ड किपलिंग के, किसके थ्रू देखे? हमने उनकी वाइफ कैरोलिन के थ्रू। 14 अक्टूबर 1892 कौन है इनकी वाइफ? कैरोलिन है। 14 अक्टूबर 1892 को उनको हमने डायरी देखी, ये थे रुडयार्ड किपलिंग जी। फिर उसके बाद में हमने किसके देखे बेटा? सॉल बैलोस के देखे। सॉल बैलोस के स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। एंड ये जो हमारे थे ना रुडयार्ड किपलिंग जी, इन्होंने खुद इंटरव्यू लिया था, किसका? मार्क ट्वेन का। उसके बाद में हमने बात की 1894 में एच.जी. वेल्स ने बोला कि इंटरव्यूइंग ऑर्डील, एंड उसमें उन्होंने खुद 40 साल के बाद में जोसेफ स्टेलिन जी का इंटरव्यू लिया था। फिर हमने देखा भैया सॉल बेलो जी का देखा, सॉल बेलो, ठीक है। और उसका देखा, फिर हमने देखा कि ब्रायन जी क्या बोलते हैं, डेनिस ब्रायन जी, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पर हमारा जो है इंटरव्यू का पार्ट 1 जो है वो खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। I will meet you in the next session. I hope you understood it and I hope that you are going to revise it now. Okay? Thank you so much, bacha. Have a good day.